एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इंडियन पॉलिटी में कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे, एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में पहले की क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो इसके साथ ही हमारी एग्जीक्यूटिव का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कार्यपालिका, आज की क्लास में। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 74 की। आर्टिकल 74 ये बताता है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे, भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये कहा गया आर्टिकल 74 में। इसमें क्या है, देयर शेल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हेडेड बाय ए प्राइम मिनिस्टर। कि जो मंत्री परिषद होगी फिर उसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। ये बात बताई गई है आर्टिकल 74 में। अब आर्टिकल 74 में दो संविधान संशोधन किए गए हैं। पहला संविधान संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें यह कहा कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा, मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। कि राष्ट्रपति को कोई भी कार्य करना है तो वो मंत्री परिषद की सलाह से ही करेगा। आर्टिकल 74 में तो इतना ही बताया गया था कि यदि राष्ट्रपति को सलाह की जरूरत है तो उसको सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके ये कह दिया गया कि मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। यानी कि एक तरह से मंत्री परिषद की सलाह जो है वो कंपल्सरी कर देगी, बाध्यकारी कर देगी राष्ट्रपति के लिए, कि उनको जो सलाह दी गई है वो उनको माननी ही पड़ेगी। लेकिन उसके बाद 44वां संविधान संशोधन आया 1978। इसमें यह कहा कि राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है एक बार। तो इसमें अभी तक दो संशोधन हुए हैं। बहुत सिंपल सा आर्टिकल है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री उसका प्रमुख होगा। 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में। उसमें यह कहा कि मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा। यानी कि इसकी सलाह जो है वो बाध्यकारी कर दी गई, राष्ट्रपति के लिए कंपल्सरी कर दी गई। फिर 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में। उसमें यह कहा कि एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है वो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को। ये हो गया आर्टिकल 74। इसके बाद आर्टिकल 75 की बात करें तो आर्टिकल 75 हमारा बताता है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर। कि मंत्रियों के लिए जो अन्य प्रावधान हैं, जो भी मंत्री हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, उनके लिए और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में बताया गया आर्टिकल 75 में। सबसे पहले मंत्रियों के लिए प्रावधान, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा। सबसे पहले किसके बारे में बताया है, नियुक्ति के बारे में। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और बाकी जो मंत्री बच गए, अन्य मंत्री जो हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। ये तो हो गई इनकी नियुक्ति की बात। इनको अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह से वो अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। कि राष्ट्रपति की सलाह से वो इनको नियुक्त करेंगे। उसके बाद 91वां संशोधन किया गया अनुच्छेद 75 में 2003 में। ये कब किया गया, 2003 में किया गया है। इसमें ये कहा, पहले क्या होता था कि पहले जैसे गठबंधन की सरकार बनी तो हर पार्टी को खुश रखने के लिए हर कितने ही मंत्री बना दिए, कोई उस पर बाउंडेशन जो हमारे संविधान में नहीं बताई गई थी कि आपको जो है इतने ही आप मंत्री बना सकते हैं, कैबिनेट मंत्री। तो पहले सरकार का जितना मन होता था वो उतने मंत्री बनाती रहती थी। तो 2003 में संविधान संशोधन लाया गया 91वां। उसमें यह कहा कि मंत्री जो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्री परिषद, उसमें लोकसभा के कुल सदस्य जो हैं उससे 15% से अधिक आप वो मिनिस्टर नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री
को जोड़कर प्रधानमंत्री और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी जो टोटल संख्या है, टोटल स्ट्रेंथ है, वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब 15% किसका? लोकसभा का। लोकसभा में भी हमारे वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 545। तो 545 का 15% ही मंत्री बन सकते हैं, ये मंत्री बन सकते हैं। ये संविधान संशोधन किया 91वां। और इसमें एक पॉइंट तो ये हो गया कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। दूसरा पॉइंट है कि यदि किसी सदस्य को, किसी व्यक्ति को एंटी डिफेक्शन लॉ में उसको दोषी पाया गया है, दल बदल का दोषी है कोई, तो उसको आप मंत्री नहीं बना सकते। पर्सन डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस कैन नॉट बी मेड ए मिनिस्टर। इसको आप मिनिस्टर नहीं बना सकते। यदि वो दोबारा चुनाव जीत के आता है, नया चुनाव जीत के यदि वो वापिस आता है, उसके बाद आप उसको मंत्री बना सकते हैं। लेकिन उसके जिस कार्यकाल में उसको दोषी पाया गया है, उस कार्यकाल में आप उसको मंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। ये हमारी जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और व्यक्तिगत रूप से जो मिनिस्टर हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के। क्योंकि जो भी मंत्री है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा होती है तब तक ही वो अपने पद पर रह सकते हैं। तो ये आर्टिकल 75 के कुछ प्रोविजन हमने देखे हैं कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? राष्ट्रपति। 91वां संविधान संशोधन देख लिया कि 15% से अधिक सदस्य मंत्री नहीं बन सकते और एंटी डिफेक्शन वाले सदस्यों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें जो आगे के प्रोविजन है वो भी हम देख लेते हैं। मिनिस्टर स्टे ऑन देयर पोस्ट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत वो अपने पद पर रहते हैं। नेक्स्ट है, ए मिनिस्टर हैज टू बी बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months in order to continue on his ministerial post। ये क्या बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति है उसको आप मंत्री बना सकते हैं यदि वो चाहे लोकसभा का भी सदस्य नहीं है और राज्यसभा दोनों का ही वो सदस्य नहीं है, फिर भी आप किसी को मंत्री बनाना चाहते हैं तो उसको आप मंत्री बना सकते हैं एक बार के लिए। लेकिन उसको मंत्री बना दिया, उसके बाद उसके पास 6 महीने का टाइम होता है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का मेंबर चुन के आना होगा। वो लोकसभा से भी चुनाव लड़के आ सकता है या राज्यसभा से भी चुनाव लड़के आ सकता है, लेकिन उसको किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी है 6 महीने में। तो ये टाइम ड्यूरेशन कितना है? 6 महीने। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसी को मिनिस्टर बनाया है लेकिन वो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, तो उसके पास कितने समय अवधि है कि वो एक सांसद बन सकता है, चाहे वो लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी में एक में सदस्य बनकर आ सके। तो 6 महीने का टाइम उसके पास रहता है। इसके बाद है ओथ ऑफ मिनिस्टर्स एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। इनको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ इनको दिलाते हैं राष्ट्रपति। और इनके सैलरी एंड अलाउंसेस, वेतन भत्ते जो हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा? संसद। ये हमारे आर्टिकल 75 की बात हो गई। इसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? भारत के महान्यायवादी से। महान्यायवादी कौन होते हैं? महान्यायवादी जो हैं वो भारत के प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। प्रथम विधिक अधिकारी, प्रथम विधिक अधिकारी होता है महान्यायवादी। ही इज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी जो केंद्र सरकार है उसके प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? अपॉइंटमेंट हमने देख लिया। अब उस पद पर आने के लिए उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनकी बात करें। इसके लिए योग्यता होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो क्वालिफिकेशन बताई गई हैं वही क्वालिफिकेशन सेम
भारत के महान्यायवादी के लिए हैं और इनका जो सैलरी है वो राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड की जाती है। ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। इसके बाद ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत हमने पद पर रहते हैं क्योंकि राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है। ही गिव्स ओपिनियन टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। ये केंद्र सरकार को विधिक मामलों में सलाह देते हैं या विधिक मामलों में परामर्श कौन करता है? महान्यायवादी। और जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से यदि कोर्ट में कोई केस चल रहा है, केंद्र सरकार के अगेंस्ट में किसी ने केस कर रखा है, तो केंद्र सरकार को प्रेजेंट कौन करेगा? वो करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार के पक्ष में वकालत करेंगे, इसके बाद अब तक हमने जितने भी हमारी संवैधानिक पोस्ट देखी हैं जिनके बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है, उनमें यह कहा गया है कि वो उस पद पर रहते हुए और कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि जो महान्यायवादी हैं वो अपनी रेगुलर प्रैक्टिस जो होती है कि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चालू रख सकते हैं। वो किसी भी भारत की किसी भी कोर्ट में कोई भी केस लड़ सकते हैं, बस उसमें एक शर्त है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। बाकी वो किसी का भी केस जो है वो किसी भी कोर्ट में जाके वो उसकी वकालत कर सकते हैं। और लास्ट है कि he can participate in parliament's proceedings in parliamentary committees, but he cannot vote. Solicitor General is there to assist him. जो हमारी संसदीय समितियां होती हैं, संसदीय समितियों में ये भाग ले सकते हैं और यदि संसद की कार्यवाही चल रही है तो उसमें भी भाग ले सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि वोट देने का अधिकार उन्हीं को होता है जो संसद के सदस्य होते हैं और इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल को नियुक्त किया जाता है। तो ये हमारे भारत के महान्यायवादी के बारे में हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि ये हमारे प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे ही इनके लिए क्वालिफिकेशन बताई है और सैलरी जो है इनका वेतन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है और ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पर एडवाइस करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ये किसी भी कोर्ट में, और किसी भी कोर्ट में ये अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस वो केंद्र सरकार के अगेंस्ट में केस नहीं होना चाहिए। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन वहां पर वोट नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके सदस्य नहीं हैं और इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। आर्टिकल 77 है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन कैसे होगा। हमारी जो भारत सरकार है उसके कार्यों का संचालन कैसे होगा उसके बारे में बताया है आर्टिकल 77 में कि all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of president. संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं हमारी, संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। कोई भी कार्य होगा कार्यपालिका में तो वो किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से, क्योंकि राष्ट्रपति जो कार्यपालिका शक्तियां उन्हीं में निहित होती हैं संघ की, वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट शेल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड फॉर द एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग मिनिस्टर्स। कार्यपालिका बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से कार्य कर सके उसके लिए राष्ट्रपति जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? नियम विनियम बना सकते हैं और मंत्रियों में कार्य का आवंटन भी करते हैं। मंत्रियों में कार्य का आवंटन भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। अब इसके लिए भारत में 4 तरह के मंत्री बताए गए हैं। पहले होते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज। तीसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री जो किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, और चौथा होता है डेप्यूटी मिनिस्टर, उप मंत्री। तो ये 4 प्रकार के मंत्री बताए गए हैं। इसके बाद आर्टिकल 78 की बात करें, आर्टिकल 78 बताता है प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं।
प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या हैं उसके बारे में बताया है आर्टिकल 78 में। ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इट इज ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ये किस गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए हैं, कोई भी निर्णय लिए हैं, तो उनको उनके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा। राष्ट्रपति को सूचित करेगा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री यहाँ पे एक लिंकेज का काम कर रहे हैं। एक लिंकेज का काम कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति के बीच में। पहला इनका कार्य हो गया कि ये राष्ट्रपति को सूचित करेंगे जो भी निर्णय लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। दूसरा है कि यदि कोई प्रशासनिक और विधायी कार्य के संबंध में कोई भी सूचना यदि राष्ट्रपति चाहे कि मुझे इस मामले में सूचना चाहिए, तो वो प्रधानमंत्री से वो सूचना मांग सकते हैं और प्रधानमंत्री को वो सूचना उनको उपलब्ध करवानी होती है। तो यही पॉइंट बी में बताया है, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation as the president may call for। और लास्ट है कि किसी भी मंत्री ने, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उसके किसी मिनिस्टर ने कोई निर्णय लिया है और उसमें मंत्री परिषद पर चर्चा नहीं हुई है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा कर सकता है कि वो मंत्री परिषद से इस पर विचार करे। इसमें क्या क्या कार्य बताए हैं प्रधानमंत्री के? पहला तो ये बताया है कि सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो प्रधानमंत्री का ये दायित्व है, इसके कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचना दे। पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि यदि राष्ट्रपति को किसी मामले में कोई सूचना चाहिए, वो प्रशासनिक मामला हो सकता है, विधायी मामला हो सकता है, तो उनसे संबंधित राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की सूचना प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं और प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो ये सूचना राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाएं। और लास्ट है कि यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और उसमें मंत्री परिषद में चर्चा नहीं हुई है, तो प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि मंत्री परिषद में इस पर चर्चा की जाए। तो ये हमारा आर्टिकल 78 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी कार्यपालिका समाप्त होती है। इसके आगे हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं विधायिका। तो विधायिका हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।